जरा सोचिए, अपनी जिंदगी भर की कमाई एक सपनों के घर में लगा दी और फिर पता चलता है कि सब कुछ एक कानूनी दांवपेच में फंस गया है। कुछ ऐसा ही हो रहा है रहेजा डेवलपर्स के मामले में, जहां हजारों खरीदारों के सपने दांव पर लगे हैं और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां इस केस की तह तक जाने में जुटी हैं। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में है ये रकम 2,500 करोड़ रुपए। जी हाँ, 2,500 करोड़ रुपए। आरोप ये है कि इतनी बड़ी रकम घर खरीदने वालों से तो ले ली गई, पर उनके घर बनाने में लगाई ही नहीं गई। और यही वो चीज है जिस मामले को इतना इतना सीरियस बना देती है। और इस रकम के पीछे हैं 4,500 परिवार, 4,500 लोग, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इस एक उम्मीद में लगा दी कि उन्हें अपना घर मिलेगा। लेकिन आज उनके पैसे और सपने दोनों ही जैसे बीच मझधार में अटक गए हैं। अब देखिए मामला कितना गंभीर है। इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक साथ दिल्ली एनसीआर में 7 अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे। ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक बड़ा, पूरी तरह से प्लान किया हुआ ऑपरेशन था। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि ये छापे क्यों पड़े, वादे क्या थे और हकीकत क्या है, धोखाधड़ी के आरोप क्या हैं और डेवलपर का इस पर क्या कहना है। और हाँ, ये भी समझेंगे कि भारत के रियल एस्टेट सेक्टर की ये कैसी चुनौती है और आगे क्या होने वाला है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे ताज़ा डेवलपमेंट से, ईडी की उन छापेमारी से जिसने इस पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया। तो 25 अप्रैल 2026 को हुआ क्या? देखिए, ईडी के निशाने पर सिर्फ कंपनी यानी रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड ही नहीं थी, बल्कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर नवीन रहेजा, डायरेक्टर नयन रहेजा और इनसे जुड़ी दूसरी संस्थाएं भी थीं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा से लेकर सैनिक फार्म्स और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी तक एक साथ कई जगहों पर यह एक्शन लिया गया। मतलब कार्रवाई काफी बड़ी और फैली हुई थी। अच्छा, छापे तो पड़ गए, पर इस सब की जड़ क्या है? जड़ है वादों और हकीकत के बीच का एक बहुत बड़ा फासला। चलिए घर खरीदारों की कहानी पर आते हैं। यहां बात हो रही है रहेजा रिवांता प्रोजेक्ट की। वादा क्या था? वादा था कि कई घर खरीदारों को जुलाई 2019 तक उनके फ्लैट्स मिल जाएंगे। और हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सालों बीत गए, लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई का बड़ा हिस्सा चुका दिया, लेकिन प्रोजेक्ट आज भी अधूरा है। यही एक टूटे हुए वादे की तस्वीर इस पूरे विवाद का निचोड़ है। तो क्या ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट में हुई देरी है या फिर कुछ और? अब जरा कानूनी नजरिए से देखते हैं और समझते हैं कि धोखाधड़ी का ये मामला बना कैसे और जांच एजेंसियां असल में किस चीज की पड़ताल कर रही हैं। देखिए, ईडी की ये कार्रवाई कोई एक दिन की बात नहीं है, ये पिछले 1 साल से चल रहा है। सबसे पहले 27 जून 2025 को पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शुरुआती छापे मारे गए। फिर 1 जुलाई को दिल्ली, एनसीआर और मोहाली से कई दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त हुए। और अब 25 अप्रैल 2026 को इस मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को और तेज करते हुए ये नई तलाशी शुरू की गई है। तो ये एक बहुत ही सदैव तरीके से की जा रही जांच है। तो एफआईआर में असल में कहा क्या गया है? देखिए, ये मामला दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू की शिकायतों पर आधारित है। आरोप ये हैं कि लगभग 4,500 खरीदारों से अच्छी खासी मोटी रकम वसूली गई, उन्हें तय समय पर फ्लैट नहीं दिए गए। और सबसे बड़ा शक, सबसे बड़ा आरोप ये है कि जो पैसा कंस्ट्रक्शन के लिए आया था उसे कहीं और इस्तेमाल कर लिया गया, यानी फंड्स को डाइवर्ट किया गया। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ ये गंभीर आरोप हैं, तो दूसरी तरफ डेवलपर का भी अपना एक पक्ष है। तो चलिए अब सुनते हैं कि रहेजा डेवलपर्स का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। डेवलपर की तरफ से जो बयान आया है वो कहानी को बिल्कुल अलग मोड़ देता है। उनका कहना है प्रोजेक्ट में देरी की मुख्य वजह है जरूरी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, जबकि हमने पूरी पेमेंट कर दी है। पानी, बिजली, सीवरेज और फायर फाइटिंग सिस्टम जैसी जरूरी सेवाओं के बिना फ्लैट्स का कब्जा देना सुरक्षित नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि गलती उनकी नहीं बल्कि सिस्टम की है। और पैसों के हेरफेर वाले आरोप पर भी उनका एक सीधा जवाब है। कंपनी का कहना है कि रेरा की निगरानी में एक फोरेंसिक ऑडिट हुआ था और उस ऑडिट ने यह साफ कर दिया है कि कोई भी फंड डाइवर्ट नहीं किया गया, बल्कि उनका तो ये दावा है कि उन्होंने खरीदारों से मिले पैसे से ज्यादा पैसा प्रोजेक्ट में निवेश किया है। तो अब हमारे पास 2 अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन ये मामला सिर्फ एक डेवलपर या एक प्रोजेक्ट का नहीं है। ये भारत के पूरे रियल एस्टेट सेक्टर की एक बड़ी और कहीं ज्यादा गहरी समस्या की तरफ इशारा करता है। चलिए इस बड़ी तस्वीर को समझते हैं।
यहाँ एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे कहते हैं सिविल शील्ड। ये एक तरह की कानूनी रणनीति है। इसमें होता क्या है कि डेवलपर्स धोखाधड़ी जैसे क्रिमिनल केस को एक मामूली कारोबारी देरी या सिविल विवाद की तरह पेश करते हैं। इसका नतीजा पुलिस क्रिमिनल एफआईआर दर्ज करने से हिचकिचाती है और बेचारे खरीदार सालों तक चलने वाली लंबी चौड़ी सिविल अदालती लड़ाइयों में फंसकर रह जाते हैं। और ये आंकड़े ये एक बहुत ही परेशान करने वाली हकीकत दिखाते हैं। एक तरफ देखिए पीएमएलए के तहत संपत्ति की कुर्की यानी अटैचमेंट्स 2014 से 2022 के बीच 11 गुना बढ़ गई हैं। मतलब एक्शन तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सजा की दर यानी कन्विक्शन रेट वो सिर्फ 2.1% है। ये बहुत ही कम है। इसका सीधा सा मतलब है कि केस तो बहुत बन रहे हैं, पर आरोपी अक्सर सजा से बच निकलते हैं। तो एक तरफ ईडी की जांच है, दूसरी तरफ डेवलपर का दावा और बीच में फंसे हैं हजारों घर खरीदार। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा, इस कहानी का भविष्य क्या है। देखिए, डेवलपर के सामने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कानूनी मुश्किलें हैं, और वो भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेकर। एनसीएलटी में रहेजा शिलास प्रोजेक्ट की दिवालिया कार्रवाई चल रही है। एनसीएलटी ने रहेजा कृष्णा प्रोजेक्ट के लिए भी याचिका स्वीकार कर ली है और आईआरपी भी नियुक्त हो गया है। और इन सबके ऊपर ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तो रहेजा रेवांता और दूसरे प्रोजेक्ट्स पर चली रही है। तो मामला काफी पेचीदा है। तो अब सवाल उठता है कि इन घर खरीदारों के पास क्या रास्ता बचा है। दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत उन्हें वित्तीय लेनदार यानी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स माना जाता है। इसका मतलब उन्हें अपने दावे जमा करने होंगे। इसके लिए उन्हें बिल्डर खरीदार अग्रीमेंट और पेमेंट की रसीदें जैसे सबूत देने होंगे। इसके बाद एक अंतरिम समाधान प्रोफेशनल यानी आईआरपी इस पूरी प्रक्रिया को संभालेगा और आगे का रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। रास्ता लंबा है, पर एक कानूनी उम्मीद जरूर है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एक ऐसा रियल एस्टेट बाजार जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उसमें जब किसी के सपनों का घर एक कानूनी और वित्तीय दुस्वप्न में बदल जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या यह सिर्फ डेवलपर की गलती है, सिस्टम की नाकामी है, या फिर कुछ और?